सुखाने के बाद हमारा एक प्रोडक्ट आता है धन्वंतरी का, बैक्टोरिच। बैक्टोरिच एक जैव उर्वरक है। अभी हमने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, अब बात आई है जैव उर्वरक की। वैसे तो जैव उर्वरक मार्केट में भी उपलब्ध हैं, कृषि बीज भंडार पे भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें दिक्कतें होती है कि ये 6 महीने की एक्सपायरी के होते हैं। कंपनी से बनने के बाद सप्लाई होके सीड स्टोर पे पहुंचने तक इनका समय समाप्त हो जाता है। समय समाप्त होने का मतलब जो 6 महीने की अवधि है, कंपनी से बना, गवर्नमेंट ने ख़रीदा, ख़रीदने के बाद ज़िले पे स्टॉक हुआ या लखनऊ में प्रदेश पे स्टॉक हुआ, वहाँ से ज़िले पे आया, ज़िले से ब्लॉक पे आया, तब तक पहुँचते पहुँचते समय समाप्त हो जाता है। 10-15 दिन का समय बचा तो बचा, नहीं तो इसकी काल अवधि समाप्त हो जाती है। इसमें होता है कि जो बैक्टीरिया इसमें डाली जाती है, उस बैक्टीरिया को खाने के लिए मीडिया मिलाई जाती है, और वो मीडिया इसको खा के 6 महीने के अंदर समाप्त कर देती है। उसके बाद वो बैक्टीरिया स्वयं समाप्त हो जाती है। लोगों ने प्रयोग किया है, लेकिन इसका लाभ उनको नहीं मिला है। उसका कारण यही है, धन्वंतरी ने जो बनाया है उसकी पहली चीज़ तो एक्सपायरी 1 साल की है, और 1 साल की एक्सपायरी इसलिए रखी गई है कि जो मीडिया उसमें डाला गया है उस मीडिया को बैक्टीरिया नहीं खाता है। उस बैक्टीरिया को सुषुप्तावस्था में उसमें रखा गया है। 1 साल तक वो सुषुप्तावस्था में रहता है। जब आप उसकी डांट खोलेंगे, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, हवा मिलेगी, तब वो सक्रिय होगा और अपना काम करना शुरू करेगा। तो जब भी बैक्टोरिच का प्रयोग किया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि वो शीशी खोल के आधी आज डाली जाए, आधी 2 महीने के बाद डाली जाए, ऐसा ना किया जाए। बैक्टीरिया चूँकि उत्तेजित हो चुकी है, उसमें जो खाना उसके लिए रखा गया है उसको खा के वो ख़त्म कर देगी, स्वयं मरना शुरू कर देगी। तो बैक्टोरिच का डिब्बा खोलने के बाद इसका प्रयोग जल्द से जल्द कर लिया जाए। तीसरी चीज़ ये है कि बैक्टोरिच एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया है जो सभी प्रोडक्टों से अलग है। अलग का मतलब एक चीज़ तो हम बताएं कि इसका बैक्टीरिया सुषुप्तावस्था में रहता है। दूसरी चीज़ ये कि जो बैक्टीरिया मार्केट में आपको मिल रहा है, उस बैक्टीरिया में आपको 80 लाख से 1 करोड़ तक बैक्टीरिया 1 ml दवा से मिलता है। लेकिन जो धन्वंतरी ने प्रोडक्ट तैयार किया है, इसका प्रोडक्ट मात्र 100 ml का है। तो 100 ml के लिहाज से उसको 1 बोतल से ज़्यादा का बैक्टीरिया दिया गया है। इसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया 1 ml में पाया जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया की संख्या आपकी अच्छी है। तीसरी चीज़ ये कि मार्केट की बैक्टीरिया जो मिलती हैं उसमें आपको नाइट्रोजन के लिए एज़ोटोबैक्टर अलग से लेना पड़ेगा, पीएसबी कल्चर अलग से लेना पड़ेगा, पोटास घोलक अलग लेना पड़ेगा, जिंक घोलक अलग लेना पड़ेगा, सल्फर वाला बैक्टीरिया अलग से लेना पड़ेगा, माइकोराइजा अलग से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको 6-7 शीशी आपको ख़रीदनी है, और मार्केट में इसकी कीमत लगभग 350 रुपया 1 लीटर की है, एक प्रोडक्ट की। तो जब 6 प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो 6 × 18 = 2100 रुपये का ये प्रोडक्ट पड़ेगा। माइकोराइजा आपको अलग से लेना पड़ेगा, 200-300 रुपया किलो। अच्छा माइकोराइजा आपको 200 रुपये किलो मिलेगा। 10 किलो आप डालेंगे 2000 का वो हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग 4000 रुपये आपके जहाँ पे लगते हैं। वहीं धन्वंतरी का जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है बैक्टोरिच, ये मात्र 1800 रुपये का है। जिन लोगों की आईडी नहीं लगी है उनके लिए 1800 का है। जिन लोगों की आईडी लग गई है उनको डीपी रेट मिलता है, इसलिए उनको ये 1400 का मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही लाभदायक है। इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसका प्रयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं, 2 या 3 तरह से कर सकते हैं।
पहला प्रयोग है कि आपकी फसल बुआई से पहले जो आलू निकाले हैं वो आलू सूख गया है, उस सूखे आलू पे इसका घोल बना के आलू पे छिड़काव कर दें। जैसे आप आलू को ट्रीट करते हैं, दवा लगाते हैं, उसी तरह से इसका छिड़काव कर दें। छिड़काव करने से बैक्टीरिया आपके आलू पे आ जाएगी और जब आप खेत में बुआई करेंगे तो बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देगी और आपकी फसल तेज़ी से ग्रोथ करेगी। दूसरी चीज़ ये कि बैक्टीरिया सक्रिय होने से आपको 60 किलो नाइट्रोजन वायुमंडल से मिल जाएगा, जो ज़मीन में आपकी 10, 15, 20 साल से जो डीएपी हर साल डालते चले आ रहे हैं, एनपीके डालते चले आ रहे हैं, और ज़मीन में ठोस बन गई। उस ठोस फास्फोरस को घुला के कम से कम 60 किलो फास्फोरस आपके खेत को उपलब्ध कराएगी। पोटास जो ज़मीन में है उसको घुलनशील बनाएगी। इसके अलावा बैक्टीरिया अपने रिएक्शन से, अपने काम से ज़मीन में जिंक, सल्फ़र और उसके साथ साथ माइकोराइजा का निर्माण करेगी, जिससे पौधे को बाहरी तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आधी खाद की मात्रा आपकी बैक्टीरिया समाप्त कर देता है। इसके अलावा हमारा आरपीएस 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई से पहले आपको खेत में मिलाना है। इसको मिलाने के लिए कोई काम नहीं विशेष करना है। जुताई से पहले आपको थोड़ी मिट्टी में मिला के 20-25 किलो मिट्टी में मिला के 1 एकड़ खेत में बिखेर के सायंकाल जुताई करके पाटा लगा देना है। तो इस तरह से बैक्टीरिया का प्रयोग, आरपीएस का प्रयोग और सॉइल गार्ड का प्रयोग, ये 3 प्रयोग बहुत ही आवश्यक हैं। इसके बाद अंत में जब बुआई का समय बिल्कुल नज़दीक हो तो हमारा एक प्रोडक्ट आया है गो प्राइम रिच। गो प्राइम रिच एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूर्ण रूप से जैविक है, किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया गया है। इसमें 8% फास्फोरस है, 4% नाइट्रोजन है और 4% पोटास है, 10% ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक मैटर तो आपको खाद से मिल जाता है, जैसे गोबर की खाद आपने डाला है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर तो मिल गया है, लेकिन ऑर्गेनिक कार्बन आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो राख से मिलता था। जब हमारे घर में चूल्हे जलते थे, चूल्हे जलने से राख मिलती थी और राख घूर के गड्ढे में जाती थी, वहाँ से खेत चली जाती थी और हमारे खेत में कार्बन की मात्रा पूर्ति हो जाती थी। लेकिन आज चूल्हा जलना बंद हो गया है, गैस चूल्हा जलता है और गैस चूल्हा जलने से राख का निर्माण बंद हो गया, हमारे खेत में कार्बन की मात्रा पहुंचना बंद हो गया। जबकि कार्बन बहुत ही आवश्यक तत्व है। कार्बन के 2 विशेष रोल हैं। पहला रोल ये है कि कार्बन बीज का अंकुरण करता है। ज़मीन में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, कहीं कहीं देखा गया है कि 50% तक बीज जमा होता है। बाहर अगर आप उसका जर्मिनेशन देखते हैं तो 100%, लेकिन जब ज़मीन में बो देते हैं तो 50% तक जर्मिनेशन रह गया, अंकुरण 50% तक रह गया है। कंपनियां भी हाथ खड़ी कर रही हैं, जो हाइब्रिड बीज बनाती हैं वो भी 80%, 70% जर्मिनेशन लिखती हैं। कारण ये है कि उनको पता चल गया है कि ज़मीन में कार्बन कम हो गया है, अंकुरण सही नहीं होना है, इसलिए अपनी बचत के लिए वो 70 से 80% जर्मिनेशन दिखाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि कार्बन जीवधारी के लिए जहर है, पेड़ पौधे के लिए अमृत है। तो कार्बन पौधे को विकास करेगा, उसके साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनका खात्मा करेगा, उनको कम लगने देगा। तो कार्बन के ये 2 काम हैं, ये 10% मिलता है, बाकी एनपीके हो गया। इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिलते हैं। तो एक तरफ जहाँ डीएपी की कीमत 1350 रुपया है, 2500 रुपया सरकार आपको सब्सिडी दे रही है एक बोरी डीएपी पे, 1350 आपका लग रहा है, 3850 रुपये लगभग की डीएपी खाद सरकार को पड़ती है।
अगर हम नए ढंग से काम करें तो सरकार पे जो बोझ पड़ रहा है वो बोझ हम लोगों पे पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की अर्थव्यवस्था से भी हमारा बहुत बड़ा संबंध है। अगर सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो देश कंगाल हो जाएगा, तो उसमें भी हम मदद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये, जो उत्पादन आपका होगा उस उत्पादन को आप कहीं विदेश में बेच सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस साल गेहूं का एक जहाज़ एक कंपनी ने विदेश भेजा, जहां भेजा गया उसने वापस कर दिया, दूसरे देश को गया उसने वापस कर दिया। और उसमें एक शर्त और रहती है कि जो चीज़ वो रिजेक्ट कर देते हैं वो अपने यहाँ नहीं उतार सकते हैं, समुद्र में भी नहीं फेंकवा सकते हैं। तो अब उस जहाज़ को कंपनी क्या कर रही है, उसका कितना बड़ा घाटा हुआ। अगर वो बिक जाता तो हमारे देश को विदेशी मुद्रा आ जाती, और विदेशी मुद्रा से ही हमारा व्यापार होता है। हमारा डीजल, हमारा पेट्रोल, हमारा DAP ये सब विदेश से मंगाना पड़ता है, और उसमें काफ़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमको ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रोडक्ट आप करेंगे उत्पादन, वो अगर विदेश जाने लायक है, विदेश गया तो आपका अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी कीमत मिलेगी। उत्पादन आपका विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। फिलहाल चूँकि नया काम है, नए काम होने के कारण हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पास 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा आलू बो रहे हैं, आप पूरे खेत में इसका प्रयोग करें। लेकिन चूँकि नया सिस्टम है, उत्पादन में कमी नहीं होगी, ये हमारा मानना है। तो 1 बीघा 2 बीघा में आप इसका प्रयोग चालू करें। जब आपको 1-2 बीघे से अच्छा उत्पादन मिल जाए, उसी के बराबर मिल जाए या उससे 2-4% कम मिले, 2-4-5% ज़्यादा मिले, जब आप उसका रिजल्ट ले लें तो अगले साल से आप इस ढंग से खेती करें। आपका उत्पादन अच्छा होगा, आपकी ज़मीन बचेगी, आपका स्वास्थ्य बचेगा, और स्वास्थ्य के साथ साथ विदेशी मुद्रा भी मिलेगी। विदेशी मुद्रा मिलेगी तो हमको लाभ अच्छा होगा। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त करते हैं। धन्यवाद।